एक ऐसा नौजवान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे दी। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ लोग पैदा नहीं होते बल्कि समय उन्हें गढ़ता है। एक ऐसा बच्चा जो अपने ही घर में खुद को अकेला महसूस करता था, एक ऐसा छात्र जिसने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास की, एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता का सपना ठुकरा दिया, और फिर एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। आज की कहानी किसी साधारण इंसान की नहीं बल्कि उस शख्स की है जिसे पूरा देश नेताजी कहकर पुकारता है। यह कहानी है साहस की, त्याग की, संघर्ष की और उस जुनून की जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आजादी की आग जला दी। साल था 1897। 23 जनवरी की ठंडी सुबह उड़ीसा के कटक शहर में एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। उनके पिता जानकी नाथ बोस शहर के प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। घर में 14 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार में हर बच्चे को बराबर समय मिलना आसान नहीं था। शायद यही कारण था कि बचपन से ही सुभाष बहुत शांत, गंभीर और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुभाष अकेले बैठकर किताबें पढ़ते थे, पेड़ों को देखते थे और घंटों सोचते रहते थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही शांत बच्चा एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा। एक किताब जिसने सब कुछ बदल दिया। किशोरावस्था में एक दिन उनके हाथ स्वामी विवेकानंद की रचनाएं लगीं। बस यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। विवेकानंद के शब्द, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, इन शब्दों ने उनके दिल में आग जला दी। अब उनके भीतर केवल पढ़ाई नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा और आत्मबल की भावना जन्म ले चुकी थी। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों को अपना आदर्श बना लिया। पिता का सपना और बेटे का संघर्ष। जानकी नाथ बोस चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित सेवा इंडियन सिविल सर्विस ICS में जाए। उस समय ICS अधिकारी बनना किसी भारतीय के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए सुभाष इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने दिन रात मेहनत की और जब परिणाम आया तो उन्होंने पूरे साम्राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन सुभाष खुश नहीं थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं उसी सरकार की सेवा करूं जिसने मेरे देश को गुलाम बना रखा है? कई रातों तक वे सो नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने वह फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने भाई को लिखा, मैं अपनी आत्मा को अंग्रेजों की नौकरी में नहीं बेच सकता। यह केवल नौकरी छोड़ना नहीं था, यह गुलामी को ठुकराने की पहली घोषणा थी। भारत वापसी साल 1921। देश में जलियांवाला बाग का घाव अभी भी ताजा था। हर तरफ आजादी की आवाज गूंज रही थी। भारत लौटते ही सुभाष महात्मा गांधी से मिले। उन्होंने गांधी जी का सम्मान किया। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या केवल अहिंसा से इतना शक्तिशाली साम्राज्य हार जाएगा? गांधी जी ने उन्हें बंगाल के महान नेता देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। यहीं से सुभाष को एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। एक नया नेता उभर रहा था। चित्तरंजन दास ने सुभाष को कोलकाता नगर निगम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। सुभाष दिन रात काम करते, सड़कें सुधारी, स्कूलों की व्यवस्था बदली, सफाई अभियान चलाए। लोग पहली बार देख रहे थे कि एक युवा नेता केवल भाषण नहीं देता, काम भी करता है। लेकिन अंग्रेज सरकार को यह पसंद नहीं आया। उन्हें बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। मांडले जेल, उन्हें बर्मा ख्यात मांडले जेल भेज दिया गया। वहाँ की गर्मी, सीलन और बीमारी ने उनका शरीर तोड़ दिया। उन्हें टीबी हो गई। वजन लगातार घटता गया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। इसी दौरान एक और दुखद समाचार मिला। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास का निधन हो गया। यह खबर सुनकर सुभाष भीतर से टूट गए। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा छिन गया हो। लेकिन यही दर्द अब उनके संकल्प में बदल चुका था। कांग्रेस का उभरता सितारा जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पूरे देश में युवाओं को संगठित करना शुरू किया। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने एक आधुनिक भारत का सपना रखा, जहां उद्योग हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, मजबूत सेना हो और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो। लेकिन यहीं से उनके और गांधी जी के विचार अलग होने लगे।
1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। गांधी जी ने अपने समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया। दूसरी ओर सुभाष चुनाव मैदान में थे। परिणाम आया और सुभाष जीत गए, लेकिन यह जीत उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक हार साबित हुई। कांग्रेस की कार्यसमिति ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। आखिरकार उन्होंने भारी मन से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब उनका रास्ता अलग था और मंजिल केवल एक, पूर्ण स्वतंत्रता। अंग्रेजों की सबसे बड़ी चिंता ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि यह व्यक्ति केवल भाषण देने वाला नेता नहीं, बल्कि जनता को संगठित करने की क्षमता रखता है। 1940 में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अंग्रेज सरकार घबरा गई। उन्हें जेल से निकालकर कोलकाता स्थित एल्गिन रोड वाले घर में नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा अब सुभाष उनके नियंत्रण में हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतिहास की सबसे साहस रात के लगभग 1:30 बजे पूरा शहर गहरी नींद में था। अंग्रेज पहरेदार घर के बाहर तैनात थे। घर के अंदर सुभाष ने महीनों से दाढ़ी बढ़ा रखी थी। उन्होंने पठान का भेष बनाया। नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन। उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस कार लेकर तैयार खड़े थे। दोनों जानते थे अगर पकड़े गए तो शायद कभी जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। कार को पहले हाथ से धक्का देकर दूर ले जाया गया ताकि इंजन की आवाज पहरेदारों तक न पहुंचे। फिर इंजन स्टार्ट हुआ और इतिहास की सबसे रोमांचक यात्रा शुरू हो गई। सुबह होने से पहले वे गोमो स्टेशन पहुंच चुके थे। वहां से उन्होंने कालका मेल पकड़ी। हर स्टेशन, हर पुलिस चौकी, हर यात्री उनके लिए खतरा था, लेकिन किस्मत भी शायद भारत की आजादी चाहती थी। वे सुरक्षित पेशावर पहुंच गए। यहाँ से उनका सफर और भी खतरनाक होने वाला था। नेताजी सुभाष, वो इंसान जिसने मौत से भी लड़कर भारत की आजादी की लौ जला दी। जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजरबंदी से निकलकर पेशावर पहुंचे, तब असली परीक्षा शुरू हुई। उनकी पहचान छिपी हुई थी। चेहरे पर लंबी दाढ़ी, सिर पर पगड़ी और नाम था मोहम्मद जियाउद्दीन। पेशावर से वे गुप्त क्रांतिकारियों की मदद से अफगानिस्तान पहुंचे। कई दिनों तक उन्हें काबुल में छिपकर रहना पड़ा। हर पल गिरफ्तारी का खतरा था, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। आखिरकार इतालवी दस्तावेजों की मदद से वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। बर्लिन में नई शुरुआत साल 1941। यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। बर्लिन पहुंचकर नेताजी ने फरी इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। जब पहली बार रेडियो पर उनकी आवाज गूंजी, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं, तो भारत में लाखों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सबको विश्वास हो गया उनका नेता जीवित है और आजादी की लड़ाई जारी है। उन्होंने युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को संगठित कर इंडियन लीजन बनाई। इसी दौरान उनकी मुलाकात जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर से भी हुई। नेताजी ने साफ कहा, भारत को स्वतंत्र होना ही चाहिए। हालांकि जर्मनी ने सीमित सहयोग दिया, लेकिन नेताजी समझ चुके थे कि भारत की आजादी का निर्णायक मोर्चा यूरोप नहीं, एशिया होगा। इतिहास की सबसे खतरनाक समुद्री यात्रा साल 1943। नेताजी ने ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। उन्होंने जर्मन पनडुब्बी बाय 180 से समुद्र के रास्ते जापान जाने का निर्णय लिया। करीब 90 दिन तक वे समुद्र की गहराइयों में रहे। ऑक्सीजन की कमी, अंधेरा, हर पल दुश्मन के हमले का खतरा, लेकिन नेताजी का साहस नहीं डगमगाया। हिंद महासागर में एक ऐतिहासिक घटना हुई। चलते समुद्र के बीच उन्हें जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित किया गया। इतिहास में यह सबसे साहसी समुद्री अभियानों में से एक माना जाता है। आजाद हिंद फौज की कमान जापान पहुंचने के बाद नेताजी सिंगापुर पहुंचे। वहां महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने उनका स्वागत किया और आजाद हिंद फौज INA की कमान उनके हाथों में सौंप दी। हजारों सैनिकों के सामने नेताजी मंच पर आए। उनकी आवाज गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल भाषण नहीं था, यह एक क्रांति की घोषणा थी। लोगों ने अपने गहने दान किए, युवाओं ने नौकरियां छोड़ दी, महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। यह एशिया की शुरुआती महिला सैन्य इकाइयों में से एक थी। इसके बाद नेताजी ने नारा दिया, दिल्ली चलो,
भारत की सीमा पर आजाद हिंद फौज 1944 में आई NA ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की ओर कूच किया। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीपों पर तिरंगा फहराया और उन्हें शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप नाम दिया। इसके बाद इम्फाल और कोहिमा की दिशा में अभियान शुरू हुआ।